हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग पढ़ेंगे अधिगम के बारे में, जिसमें हमारा पहला पार्ट है अधिगम का अर्थ। और ये सारे वही क्वेश्चन होंगे जो विगत वर्षों में किसी न किसी टेट एग्ज़ाम, स्टेट एग्ज़ाम या फिर सीटेट एग्ज़ाम में पूछे हुए क्वेश्चन हैं सारे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया किस प्रक्रिया द्वारा शिक्षक निकट रूप से जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम प्रक्रिया के द्वारा। किसके द्वारा? अधिगम प्रक्रिया के द्वारा जो शिक्षक होते हैं निकट रूप से जुड़े होते हैं। अब देखो यहाँ पे अधिगम प्रक्रिया द्वारा शिक्षक क्यों जुड़े होते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि वह जीवन पर्यंत कुछ सीखता है और सिखाता है, इसलिए अधिगम की प्रक्रिया एक शिक्षक से जुड़ी रहती है। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे? वह अध्यापक जो कक्षा में अनुशासन बनाए रखने पर केंद्रित है। जब भी वह देखती है कि उसके विद्यार्थी दिए गए कार्य के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, वह उन्हें फटकारती है। तो ये ऑप्शन तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी अनुशासन की बात है, बच्चों को डांटने की बात है, वो ऑप्शन हमेशा ही गलत हो जाएगा। उसके बाद दूसरा ऑप्शन दिया गया है, वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। उसके बाद यहाँ पे सी ऑप्शन दिया गया है, वह अध्यापक जो नियमित रूप से कोई एक गतिविधि करती है करता है, दूसरे की सुविधा के लिए उस गतिविधि को रोक देती है और फिर पुनः पहली गतिविधि करवाती या फिर करवाता है। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, क्योंकि एक ही गतिविधि नहीं, बच्चों को जो है अलग अलग तरीके से जिसमें बच्चे रुचि लें उस गतिविधि से उनको पढ़ाना चाहिए। उसके बाद डी ऑप्शन दिया गया है, वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों से अपेक्षा करता है कि वे एकदम सीधे बैठें और अपना पूरा ध्यान श्याम पट्ट से नकल उतारने पर रखें। तो ये भी ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। अब यहाँ पे जो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से अध्यापक अकादमिक अधिगम समय को बढ़ाने में प्रभावशाली होंगे, तो इसका आंसर हो जाएगा वह अध्यापक जो अपने विद्यार्थियों को बताती है कि उन्हें कोई गतिविधि कब तक पूरी कर लेनी है और दूसरी क्रिया में जाने के समय संगीत की धुन बजा देती है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन पूछा गया है, शिक्षार्थियों के ज्ञान को गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? जो बच्चों का ज्ञान है उसको गहरा और दीर्घकालीन बनाने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए? अब पहला ऑप्शन दिया गया है, अभी सीखे गए संप्रत्यों के विस्तारण और चर्चा करने से मना करें। ये बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी निगेटिव वर्ड जैसे कि मना कर रहे हैं, तो क्या ये ऑप्शन बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन दिया गया है, विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। तो यही ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। बच्चों में जो है गहरा ज्ञान करने के लिए, ज्ञान को बढ़ावा देने के लिए क्या करना चाहिए कि विभिन्न परिस्थितियों में अधिगम को लागू करने के अवसर दें। मतलब बच्चों ने जो सीखा है उसका जो है उपयोग करें बच्चे विभिन्न परिस्थितियों में। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही दिया गया है। अपेक्षाकृत रूप से स्थायी अंतर परिलक्षित होता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, ये भी बिल्कुल सही है। अधिगम एक
जन्मजात प्रक्रिया है। ये ऑप्शन क्या है, बिल्कुल ही गलत दिया गया कि अधिगम जन्मजात प्रक्रिया नहीं होती है। अब यहाँ पे देखो बताया गया है कि जो अधिगम होता है वह क्या है, एक अर्जित प्रक्रिया। कैसी प्रक्रिया है, अर्जित प्रक्रिया है, जबकि जन्मजात प्रक्रिया नहीं है। अब देखो यहाँ पे किम्बरले के अनुसार पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। तो ये जो डिफिनीशन है, जो परिभाषा दी गई, ये भी आपको याद रखनी है। उसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, निम्न में से कौन सी बालकों के लिए अधिगम की प्रक्रिया नहीं है? प्रतिबिंबन, तर्क, कल्पना, परिपक्वता। तो यहाँ पर जो परिपक्वता दिया गया है ये अधिगम की प्रक्रिया नहीं है, जबकि प्रतिबिंबन भी अधिगम की प्रक्रिया है, तर्क और कल्पना ये तीनों क्या अधिगम की प्रक्रिया है, जबकि परिपक्वता जो है अधिगम की प्रक्रिया नहीं है। अब देखो यहाँ पे एक पॉइंट ये भी याद रखना है, परिपक्वता एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शारीरिक संरचना की वृद्धि और विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो ये भी क्या है, आपको याद रखना है। उसके बाद अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अधिगम कहा जाता है। और ये जो डिफिनीशन ये दी गई थी किम्बरले के द्वारा, किसके द्वारा, किम्बरले के द्वारा। यहाँ पर जो पूछा गया क्वेश्चन जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया है, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार या व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? तो उसको अधिगम कहा जाता है। और ये परिभाषा दी गई थी किम्बरले के द्वारा। ये भी क्या है, आपको याद रखना है। उसके बाद यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से कौन सा कथन सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है? जैसे कि अधिगम पाठ्य पुस्तकों में दिए गए तथ्यों को याद करने तक सीमित है। तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जहाँ भी याद करवाने और रटाने की बात आ जाएगी वो ऑप्शन हमेशा गलत होगा। अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। अधिगम को केवल पेपर पेंसिल आधारित मानकीकृत परीक्षाओं द्वारा ही मापा जा सकता है। ये भी बिल्कुल ही गलत हो जाएगा। जहाँ पे भी केवल वर्ड मिले तो क्या है, हमेशा ही वो वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर ऑप्शन दिया गया है, अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थियों को केवल शिक्षक द्वारा जानकारी मिलनी चाहिए। ये भी बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि केवल शिक्षक द्वारा जानकारी नहीं मिलनी चाहिए। बच्चों को जो है अलग अलग तरीक़ों से जानकारी मिलनी चाहिए, बहुत तरीक़ों से। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर दिया गया है कि सार्थक अधिगम की श्रेष्ठ परिभाषा देता है, वो ऑप्शन है यहाँ पे, अधिगम एक सक्रिय प्रक्रिया है जो बच्चों द्वारा विद्यालय के बाहर ली गई जानकारी को सम्मिलित करता है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सीखने की प्रकृति को इंगित करता है? जैसे कि सीखना परिपक्वता पर आधारित नहीं है, सीखना कुछ समायोजना को बढ़ावा नहीं देता है, सीखना एक निष्क्रिय प्रक्रिया नहीं है, सीखना लक्ष्यों से संबंधित नहीं है। शुद्ध विकल्प को चुनकर निकालिए। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सीखने के बारे में कि जो सीखना है परिपक्वता पर आधारित नहीं है, ये बिल्कुल ही सही दिया गया है। और सीखना जो है कुछ समायोजना को बढ़ावा नहीं देता है, तो ये भी बिल्कुल ही करेक्ट दिया गया है। तो यहाँ पे ए कथन और बी कथन सही है, तो इस क्वेश्चन के अनुसार बी ऑप्शन बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा, केवल ए और बी। अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, यहाँ कथन दिया गया है, अधिगम में बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। और कारण दिया गया है, बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं न कि चक्रीय तरीके से। तो यहाँ पे पूछा गया कौन कौन से ऑप्शन सही हैं। तो यहाँ पे जो है कारण आर बिल्कुल ही गलत दिया गया है कि बच्चे रेखीय तरीके से सीखते हैं न कि चक्रीय तरीके से। और जबकि यहाँ पे जो कथन दिया गया है, अधिगम में
बच्चों द्वारा देखे और अनुभव किए गए तथ्यों के बीच संबंध स्थापित करने की प्रक्रिया शामिल है। तो बिल्कुल ही ये कथन सही है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए सही है लेकिन आर क्या है, गलत है। अब यहाँ पे देखो एक दो पॉइंट और ये भी याद रखना है, जैसे कि अधिगम समायोजन एवं अनुभवों का संगठन है। बच्चे रेखीय तरीके से न सीखकर चक्रीय तरीके से सीखते हैं। चक्रीय तरीके से छात्र सामान्य से विशेष ज्ञान की ओर बढ़ते हैं। तो ये भी पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन है। व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन जो होते हैं उसे कहा जाता है अधिगम। क्या कहते हैं उसको? अधिगम कहा जाता है। अब देखो यहाँ पे अधिगम के बारे में कुछ परिभाषाएं दी गई, जैसे कि स्किनर के अनुसार सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। किम्बर्ले ने भी अधिगम को इसी प्रकार परिभाषित करते हुए कहा है, पुनर्बलित अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहारजन क्षमता में आने वाले अपेक्षाकृत स्थायी प्रकृति का परिवर्तन अधिगम है। गिलफोर्ड के अनुसार व्यवहार के कारण व्यवहार में आया कोई भी परिवर्तन अधिगम है। सिम्पसन के अनुसार व्यवहार में कोई भी परिवर्तन जो कि अनुभवों का परिणाम है और जिसके फलस्वरूप व्यक्ति आने वाली परिस्थितियों का भिन्न प्रकार से सामना करता है, सीखना या अधिगम कहलाता है। उसके बाद कॉल्विन ने क्या कहा था? कॉल्विन के अनुसार पहले से निर्मित व्यवहार में अनुभवों द्वारा हुए परिवर्तन को अधिगम कहते हैं। तो ये सारे पॉइंट आप लोगों को याद रखने हैं और आप लोग चाहो तो इसके नोट्स भी बना सकते हो और उसके बाद रिवीजन कर सकते हो। उसके बाद अगला दिया गया है, गेट्स व अन्य के अनुसार सीखना अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। वुडवर्थ ने कहा था सीखना विकास की प्रक्रिया है। और मॉर्गन एवं गिलीलैंड ने भी अधिगम को परिभाषित करते हुए कहा है कि सीखना अनुभव के परिणाम स्वरूप प्राणी के व्यवहार में परिमार्जन है जो प्राणी द्वारा कुछ समय के लिए धारण किया जाता है। यह कहा था मॉर्गन एवं गिलीलैंड ने। अब देखो यहाँ पे अधिगम के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य बताए गए हैं, जैसे कि अब यहाँ पे देखो जैसे बताया गया है, व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है। व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नांकित में कौन सा कथन अधिगम के संबंध में सही है? व्यवहार में होने वाला स्थायी परिवर्तन अधिगम है। बिल्कुल सही है। देखो यहाँ पे पॉइंट जो दिए गए यही क्वेश्चन पूछ लिया गया है। अधिगम में सदैव किसी न किसी तरह का अनुभव सम्मिलित रहता है, ये भी बिल्कुल करेक्ट दिया गया है। अधिगम एक अनुमानित प्रक्रिया है और निष्पादन से भिन्न है, तो ये भी बिल्कुल ही सही दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम है जो कुछ हम जानते हैं वह सब अधिगम किया हुआ है। बिल्कुल ही गलत है। व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा कि अधिगम क्या है? अधिगम व्यवहार ज्ञान और कौशल पर तुलनात्मक स्थायी प्रभाव है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीखना विकास की प्रक्रिया है। कथन किसके द्वारा दिया गया? सीखना विकास की प्रक्रिया है, यह कथन दिया गया था वुडवर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? वुडवर्थ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यवहार में सुधार को अधिगम कहते हैं जो कि अपेक्षाकृत क्या होते हैं? स्थायी होते हैं। कैसे होते हैं? स्थायी होते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, व्यावहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष
स्थायी परिवर्तन जो प्रबलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अधिगम। क्या कहते हैं इसको? अधिगम कहते हैं। अब यहाँ पे 15 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है। अधिगम का सबसे उपयुक्त कार्य है व्यवहार परिवर्तन। क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीखना एक तरह के व्यवहार का क्या संशोधन है? सीखना एक तरह के व्यवहार का संशोधन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है सीखना। क्या कहलाता है? सीखना कहलाता है। फिर से वही क्वेश्चन रिपीट हो गया। देखो, सीखना है, सीखना क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ है व्यवहार में परिमार्जन। क्या है? व्यवहार में परिमार्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं को क्या कहा जाता है? को कहा जाता है सीखना। क्या कहा जाता है? व्यवहार में होने वाले जो स्थायी परिवर्तन है जो अभ्यास के कारण होते हैं उसको क्या कहते हैं? सीखना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षणों के रूप में नहीं माना जा सकता? व्यवहार का अध्ययन सीखना है। अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा गया है, सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जा सकता, तो व्यवहार का अध्ययन सीखना है, ये बिल्कुल ही गलत दिया गया है। जबकि अनअधिगम भी सीखने का एक हिस्सा है, बिल्कुल करेक्ट है। सीखना एक प्रक्रिया है जो व्यवहार में मध्यस्थता करती है, ये भी बिल्कुल सही है। सीखना कुछ ऐसी चीज़ है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है, तो ये भी बिल्कुल ऑप्शन सही दिया गया है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन है वह है। अभ्यास द्वारा सीखना जिसका परिमार्जन वह है, वह क्या? वह व्यवहार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अधिगम को एक जीव के में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अधिगम को एक जीव के व्यवहार में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाने की प्रक्रिया के रूप में परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे, सामान्यतः अधिगम निम्न पर आधारित व्यवहार में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। अधिगम जो है वह अभ्यास और अनुभव में एक स्थायी परिवर्तन माना जाता है। किसमें? अभ्यास और अनुभव में। तो यहाँ पे सी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, के कारण होने वाले किसी भी परिवर्तन को अधिगम माना जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा, अभ्यास के कारण होने वाले किसी भी परिवर्तन को अधिगम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? वृद्धि केवल एक मानसिक प्रक्रिया है, बिल्कुल गलत दिया गया है। अनुवांशिकता अधिगम प्रक्रिया को प्रभावित नहीं करती, ये भी बिल्कुल गलत दिया गया है। विकास केवल एक मात्रात्मक प्रक्रिया है, तो ये भी बिल्कुल ही गलत है। और डी ऑप्शन जो दिया गया है, अधिगम व्यवहारिक परिवर्तनों की प्रक्रिया है, तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम होगा। अभ्यास के अधिगम पर प्रभाव के एक प्रयोग में अधिगम किस प्रकार होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, परतंत्र चर होगा। कैसा होगा? परतंत्र चर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है? शिक्षक को सुनने के माध्यम से
ज्ञान और कौशल प्राप्त करने की प्रक्रिया, मूल संस्मरण के माध्यम से तथ्यों और जानकारी प्राप्त करने की प्रक्रिया, पढ़ने और लिखने के लिए जानकारी इकट्ठा करने की प्रक्रिया, अपने विचारों, अनुभवों, अध्ययन, इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे पूछा गया है कौन सा ऑप्शन जो है अधिगम का सबसे अच्छा वर्णन करता है, जिसका आंसर हो जाएगा अपने विचारों, अनुभवों, अध्ययन, इंद्रियों और साझाकरण के माध्यम से ज्ञान, कौशल और निपटान प्राप्त करने की प्रक्रिया। तो यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल ही सही हो जाएगा। और यहाँ पे 30 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है अधिगम का शिक्षा में योगदान है। अधिगम का शिक्षा में योगदान है व्यवहार में परिवर्तन, बिल्कुल सही दिया गया है। नवीन अनुभव प्राप्त करने में, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। समायोजन में, ये भी सही है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी।